देखो, कल की क्लास में, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर करा। हम लोगों ने ये सीखा कि जो एक तरीके से टाइमलाइन है ना, कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न नेशंस जिसे कहते हैं, तो ये वेस्टर्न नेशंस या वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न वर्ल्ड ये है क्या एक्चुअली में। तो फटाफट मुझे आशिमा या अलंकृता, आप लोग में से कोई रिकॉल करवा सकता है? एक एक पॉइंट देते चलो। आशिमा पहला आप दो। सबसे पहले क्या थी वेस्टर्न कंट्री की डेफिनेशन फर्स्ट स्टेज? एंशंट रोम और ग्रीस, ठीक है। तो एंशंट रोम और ग्रीस को वेस्टर्न वर्ल्ड क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता था? अलंकृता, क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो क्रिश्चियन यूरोप था ना उस टाइम, उसी को रेफर करते थे वेस्टर्न वर्ल्ड। हाँ हाँ, ठीक है। मतलब एक तरीके से देखो, क्रिश्चियनिटी तो मतलब बाद में आई, मतलब यहाँ पर आप एक तरीके से ऐसे कर सकते हो, ये कह सकते हो, दे डिफरेंशिएटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ईस्टर्न रीजन। जो इनके ईस्ट ईस्ट की साइड लगता रीजन था ना, जैसे एग्जांपल जरा देना मुझे, बताना जरा। पर्शिया हो गया। हाँ, इजिप्ट, ऑटोमन, पर्शिया, बेबीलोनिया, है ना, ये सब जो हमने पढ़े थे, उनके साथ लगता जो एरिया था, उससे डिफरेंशिएट करने के लिए। सेकंड स्टेज में क्या होता है लंगड़ता, एंशंट ग्रीस और रोम के बाद? फिर क्या होती है वेस्टर्न कंट्री की डेफिनेशन? हाँ, तब आती है यूरोपियन क्रिश्चियनिटी। अब कंफ्यूजन क्लियर हो गई? तब आती है यूरोपियन क्रिश्चियनिटी। याद रखना ये चीज़ को, ठीक है। जहाँ जहाँ क्रिश्चियनिटी आती चली गई, उनको बास्केट में कवर करते चले गए कि वेस्टर्न नेशंस ये सब हैं जहाँ जहाँ क्रिश्चियनिटी है। आशिमा, उसके बाद तीसरी स्टेज? कौन से पावर, कौन से पावर, कौन से पावर? ऐसा बोलो। हाँ हाँ, ऐसा बोलो तो यूरोपियन पावर्स में जो कॉलोनाइजर्स बन गए ना, जो कॉलोनाइजेशन का जमाना स्टार्ट हुआ, तो जो कंट्रीज दूसरों को कॉलोनी बना लेती थी, तो ये जो कॉलोनाइजर्स कॉलोनी बना लेती थी, ऐसी सुपर पावर्स को कहा जाने लगा, यूरोपियन पावर्स को क्या कहने जाने लगा? वेस्टर्न कंट्री। लेकिन मुझे एक बात बताओ अलंकृता, ये बोल रही है कि कॉलोनियल पावर्स को बोला जाने लगा, लेकिन क्या इसमें उस टाइम पर यूएसए, कनाडा, जो कि आज के टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज हैं, क्या ये शामिल थे इस ब्रैकेट के अंदर? क्यों? क्यों? वेरी गुड। उस टाइम पर, और ये भी बोलो कि इस टाइम पर 19th सेंचुरी तक ये भी गुलाम थे एक तरीके से, ये सारी कंट्रीज, है ना, 18 टू 19th सेंचुरी। उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या होती है अलंकृता? हाँ, यूरोपियन अलाइंड नेशन, जिन्होंने यूरोपियन नेशंस को जो अलाइन करते चले गए, वो बनते चले गए वेस्टर्न कंट्रीज की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आशिमा, कोल्ड वॉर की डेफिनेशन, मतलब हाँ, कोल्ड वॉर के एरा में वेस्टर्न नेशंस की डेफिनेशन डिफाइन करी गई। नेटो अलाइंड नेशंस जो थे, जो कि यूएसए की आइडियोलॉजी, यूएसए के ग्रुप को, लाइक नेटो, सीएटो, सेंटो, और उसकी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी से वाकिफ रखते थे, इत्तेफाक रखते थे, दे वर कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ वेस्टर्न नेशंस। और अलंकृता, फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे क्या पहुंच सकते हैं कि कंटेम्पररी जो डेफिनेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। कोल्ड वॉर एरा की डेफिनेशन को आज हम यूज कर रहे हैं। और मेन क्राइटेरिया क्या है, किसको यूज कर रहे हैं हम लोग? आइडियोलॉजी के बेसिस पे, है ना, आइडियोलॉजी के बेसिस पे, कि कौन उनकी तरफ ओरिएंट है, यूएसए वगैरह की तरफ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जैसे ये यूएसए कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्राइटेरिया के बेसिस पर, आशिमा, हमने रशिया और इंडिया को एक्सक्लूड कर रखा है। ये आर्गुमेंट कितना वैलिड है? रशिया और इंडिया को इंक्लूड करना वेस्टर्न नेशंस की कैटेगरी से, ये आर्गुमेंट वैलिड कितना है? वैलिड पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कितना सही है, कितना गलत है? जस्टिफाई करो। मैं कह रहा हूँ, यूएसए और दूसरी वेस्टर्न कंट्री जो कि आज के टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज की डेफिनेशन के अंडर कवर होती हैं, वो कहती हैं रशिया और इंडिया वेस्टर्न नेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनमें इतनी नहीं है और अलाइनमेंट नहीं है इनकी, हमारी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती इनकी आइडियोलॉजी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। ये आर्गुमेंट कितना वैलिड है, कितना गलत है? सही है तो क्यों है, जस्टिफाई। गलत है तो क्यों गलत है, जस्टिफाई।
कि ये आर्ग्यूमेंट कि ये दोनों एक्सक्लूडेड क्यों है, ये पूछ रहा हूँ कि वेरी गुड। कैपिटलिज्म। वेरी गुड, लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला क्राइटेरिया आपको रियल लगता है जो उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पर हम लोग एक्सक्लूड करते हैं इसको? ये कितना सही है? ठीक है, ठीक है, डन डन। ओके। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल थॉट का कंसेप्ट, कि पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। हमने हमने जो करने जा रहे हैं पेपर वन के अंदर, पीएसआईआर के ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, तो पेपर वन के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डैट इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यहीं से स्टार्ट करा हमने। तो हमने अभी तक वेस्टर्न का मतलब सीख लिया कि वेस्टर्न जो टर्म है वो आया कहाँ से। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल थॉट का क्या मतलब है। पॉलिटिकल थॉट का मतलब जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं, ये जो वर्ड है ना आज के टाइम में जो हम ये बोलते रहते हैं, पॉलिटिकल 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 पार्टी, है ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये होता क्या है पॉलिटिकल? तो देखो, दो तीन टर्म्स हैं। चाहे आप पॉलिटिकल कह लो, चाहे आप पॉलिटिक्स कह लो, या आप पॉलिटी कह लो। जैसे आपकी इंडियन पॉलिटी की बुक है एन लक्ष्मीकांत की, है ना, उसका नाम है इंडियन पॉलिटी, तो वहाँ पर ये क्यों नहीं लिखा रहता है इंडियन पॉलिटिक्स, है ना? और ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी है उसमें ये क्यों लिखा रहता है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वहाँ ये क्यों नहीं लिखा रहता पॉलिटी? डिफरेंस कुछ नहीं है, ये सारे के सारे एक ही कॉमन वर्ड से ओरिजिन हुए हैं। इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है पॉलिस, मतलब ये सारे बच्चे हैं, ये पॉलिस वर्ड अगर आप ऐसा मान लो, ये है वर्ड यहाँ पर पॉलिस। और इससे ओरिजिनेट हुए हैं ये तीन चार तरह के टर्म्स, पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स और पॉलिटी, ठीक है। पॉलिस एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है, शब्द है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट, ठीक है। अब ये सिटी स्टेट का कंसेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो सिटी स्टेट क्या होता है, ये वाली बात हमें ध्यान से समझनी पड़ेगी अगर हम पहली बार इस चीज़ को समझ रहे हैं। आप लोगों को तो पता है, लेकिन फिर भी मैं कवर ऐसे ही करवा रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम ही आप पीएसआईआर से रूबरू हो रहे हो जैसे, ठीक है, और थोड़ा सा बस स्पीड को बढ़ाते हुए। देखो, इंडिया के अंदर, ये भारत है ना हमारा, इसके अंदर ना बड़ी सारी सिटीज़ हैं, मल्टीपल सिटीज़ हैं। जैसे हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, वो एक सिटी है, बेंगलोर एक सिटी है। यहाँ पर हमें मल्टीपल सिटीज़ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ सिटीज़ आर स्पॉटेड इन दिस कंट्री ऑन दिस लैंड विच इज़ कॉल्ड एस इंडिया, ठीक है। लेकिन कोई कोई ऐसी जगहें हैं वर्ल्ड के अंदर जो सिटी हैं और वो ही अपने आप में एक नेशन है, यानी कि कंट्री है। इंडिया में क्या डिफरेंस है? इंडिया की जो आइडेंटिटी है वो एक नेशन की आइडेंटिटी है। सबसे पहले बेसिक तरीके से समझो, फिर मैं समझाऊंगा। इंडिया की आइडेंटिटी एक नेशन की आइडेंटिटी है, यानी कि लेमन लैंग्वेज के अंदर बोले, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते हैं, इंडिया एक कंट्री है, यानी इंडिया एक देश है, ठीक है। इस देश के अंदर अलग अलग तरह के शहर है, यानी कि हमें मल्टीपल सिटीज यहां पर देखने को मिलती हैं। लेकिन अब मैं ऊपर वाले कंसेप्ट के ऊपर आ रहा हूं वापस। वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि सिटी हैं और अपने आप में नेशन है। मतलब यहाँ पर क्या है कि नेशन के अंदर, जैसे ये पूरा का पूरा इंडिया है, यहाँ पर अगर आप देखो, इसके अंदर हमें जो डॉटेड स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये सिटीज है मल्टीपल, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, विशाखापट्टनम, ये मल्टीपल सिटीज हैं अलग अलग, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जो कि अपने आप में सिटी हैं और वो ही नेशन है, वही उनका नाम एज अ सिटी भी है और एज अ नेशन भी है। तो इसको हम लोग पीएसआईआर लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं सिटी स्टेट। सिटी स्टेट क्या होती हैं, कोई ऐसा एग्जांपल है क्या? अभी बताता हूं। देखो, इंडिया के अंदर तो क्या है कि बड़ी सारी मल्टीपल सिटीज यहां पर पाई जाती हैं इंडिया के अंदर, इसलिए इंडिया को हम लोग सिटी स्टेट नहीं बोल सकते कैसे भी करके, ठीक है। लेकिन जैसे अगर आप यहां पर देखो, सिंगापुर, ठीक है, और वेटिकन, इनकी खास बात क्या है कि ये क्या है, ये एक सिटी है। सिंगापुर मान लो, ये सिंगापुर है, ये वेटिकन है, ये सिंगापुर, ये वेटिकन, यही सिटी है। और इन्हीं का जो ये बॉर्डरिंग कंट्री है, जो आसपास लग, बॉर्डरिंग रीजन है जो आसपास लगता है, ये जो एरिया है,
यही अपने आप में कंट्री है, यही इनकी आइडेंटिटी है कि वेटिकन को आप जैसे हम लोग पूरा कहते हैं इसको ना वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी एक सिटी भी है और पॉलिटिकल स्टेटस अगर आप इसका वर्ल्ड में देखो तो ये एक देश भी है, कंट्री भी है। सिमिलरली सिंगापुर एक सिटी है छोटी सी, और वो अपने आप में एक नेशन, एक कंट्री, एक देश भी है। ठीक है, तो ये कुछ परफेक्ट एग्जांपल्स हैं कि सिटी स्टेट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ये दोनों के दोनों देखो लिखा हुआ है कि सिंगापुर, वेटिकन सिटी वगैरह, इनका स्टेटस क्या है, ये अपने आप में ऐसी जो रीजन्स हैं वो अपने आप में सिटी भी हैं, अलोंग विद जो इनकी बॉर्डरिंग ज्योग्राफी है, बॉर्डरिंग टेरिटरी है। ठीक है, इनको हम लोग कह सकते हैं दे कैन बी कॉल्ड एज नेशन टू, कंट्री भी बोल सकते हैं। इसलिए देखो पीएसआईआर की लैंग्वेज में अब मैं एक नई चीज आपको बताने जा रहा हूं। जब भी हम लोग नेशन और कंट्री जो बचपन से बोलते थे ना, लेट्स चेंज दैट टर्मिनोलॉजी टू स्टेट। टू स्टेट हम लोग अब आज से स्टेट बोलेंगे, इसको नेशन और कंट्री नहीं बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे पीएसआईआर में। अब क्योंकि इंडिया में तो बड़ी सारी स्टेट के अंडर हैं सिटीज, जैसे मतलब मान लो ये है पूरा का पूरा स्टेट, और इसके अंदर हमें बड़ी सारी ये ऐसे ऐसे करते करते हमें बड़ी सारी मल्टीपल सिटीज देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जैसा कि हमने सिंगापुर और वेटिकन सिटी के बारे में बात करी, तो ये एक अपने आप में एक सिटी भी है और यही एक स्टेट भी है। ठीक है, सिटी के स्टेट के अंदर सिटी, सिटी के अंदर स्टेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही सिटी है, यही स्टेट है। इसका मतलब दिस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो मैं क्या बता रहा था आपको, कंट्री को और नेशन को पीएसआईआर की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं स्टेट। अब क्योंकि ये सिंगापुर और वेटिकन एक सिटी भी है और स्टेट भी है, तो इसके आगे हम एक हाइफन लगा के इसको कहते हैं सिटी स्टेट्स। सिटी स्टेट्स। अब आप, हम लोग आगे डिस्कशन कैरी कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में ये वाली बात बताओगे। आप सिंगापुर और वेटिकन के अलावा 3 एग्जांपल्स और लेकर आओगे वर्ल्ड में, जब आप मुझे बताओगे कि सिटी स्टेट्स और कौन कौन से हैं आज के टाइम में। ठीक है, याद रखना आज मैं लग आप मुझे ये बताओगे। ठीक है, 3 और एग्जांपल सिंगापुर और वेटिकन के अलावा। उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे थे, टॉपिक से मत भटकना। इतना कुछ डिस्कशन के बाद हम लोग ये बात कर रहे थे पॉलिटिकल वर्ड कहाँ से आया, तो हमने देखा पॉलिटी से आया है। पॉलिटी का मतलब होता है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट भी हमने सीख लिया क्या होता है। अब बात करते हैं पुराने ज़माने की, एंशंट ग्रीस, एंशंट रोम की। ये बर्थ कैसे हुआ सिटी स्टेट का, देखो एंशंट कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो जो ये सिटी स्टेट के कंसेप्ट का जो जन्म होता है ना, उसको हम लोग इन सारे स्टेप्स के अंदर जान सकते हैं जो कि यहाँ पर नीचे गिवन है। देखते हैं क्या स्टेप्स हैं, ये सिटी स्टेट के कंसेप्ट का जन्म कैसे हुआ। देखो जो कंसेप्ट है सिटी स्टेट का, वो ओरिजिनेट होता है इनिशियली एंशंट ग्रीस और एंशंट रोम के अंदर। ये कुछ फैक्चुअल डिटेल है जो कि आप याद रख सकते हो, लेकिन क्योंकि पीएसआईआर मेंस ओरिएंटेड है तो आप ऊपर ऊपर से सिर्फ स्प्रिंकल करने के लिए, केक के ऊपर आइसिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल करना। ठीक है, कि पूरा का पूरा जो आपका केक है वो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। बस इस केक को, अभी तो ये बहुत नॉर्मल सा केक लग रहा है, बस अगर आपको इसको अच्छे से सजाना है ना, तो बस आप इसके ऊपर जो आइसिंग वगैरह जो भी आप ये कर रहे हो ना, ये आप ऐसा मान लो कि आपके मेंस के अंदर ये जो केक के ऊपर जो डेकोरेशन होती है वो आपके फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बड़ी सारी यहाँ पर क्या हो रहा था, जब यहाँ पर क्या होता था, एंशंट ग्रीस और एंशंट रोम में बड़ी सारी कम्युनिटीज रहा करती थी। ठीक है, कम्युनिटी मतलब कुछ भी मान लो, जैसे ट्राइब रह रहे हैं, कोई कम्युनिटी रह रही है, हम लोग भी एक जैसे कम्युनिटी रह रहे हैं। तो ऐसे लोग कम्युनिटी में मतलब गांव बस्तियों में, शहरों वगैरह में रहा करते थे। ठीक है, तो ये उस टाइम पर रह रहे थे, बड़ी सारी कम्युनिटीज एंशियंट ग्रीस में भी रह रही थी, रोम में भी देखने को मिलती थी। लेकिन ये कम्युनिटीज एक साथ एक जगह पर नहीं थी, कि मतलब मान लो कि हम लोग ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा एंशियंट टाइम पर ये ग्रीस था, ये रोम था, तो सारी की सारी रोम के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज थी वो सारी की सारी एक सिंगल कम्युनिटी थी और वो हर एक जगह स्प्रेडेड थी। ऐसी अगर हम लोग कहें कि ग्रीस के अंदर एक कम्युनिटी थी, या फिर मल्टीपल कम्युनिटीज भी थी, मान लो कम्युनिटी 1, कम्युनिटी 2, कम्युनिटी 3 एक्सेट्रा, जितनी भी थी वो सारी की सारी एक स्पेस के अंदर ऐसे रह रही थी कि कम्युनिटी 1 फिर उसका घर है, कम्युनिटी 2 फिर उसका गांव है, कम्युनिटी 3, ऐसे कॉम्बिनेशन में जो चेन है ना, ये चेन नहीं देखने को मिलती थी। याद रखना, आई रिपीट माई वर्ड्स, ये कॉन्टिन्यूटी में कि कम्युनिटीज 1, कम्युनिटी 2, कम्युनिटी 3, एन नंबर ऑफ कम्युनिटीज एक साथ देखने को मिल रही है एक फ्लो में, ऐसा नहीं होता था एंशिएंट ग्रीस और रोम में। ये लोकेटेड थी कम्युनिटीज, वहां पर बहुत सारी थी। ग्रीस के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज थी, रोम के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज थी, लेकिन ये एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लोकेटेड थी।
ये एक दूसरे से सेपरेटेड थी, जो कि इनको सेपरेट करते थे बड़े सारे जोग्राफिकल बैरियर्स, उनसे सेपरेटेड थी। जैसे कुछ पहाड़, कुछ नदियाँ। नीचे डायग्राम देखो और अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं हम लोग, ये है ग्रीस, एंशियंट ग्रीस है ये। यहाँ पर हमें तीन कम्युनिटी देखने को मिल रही हैं, कम्युनिटी ए, कम्युनिटी बी और कम्युनिटी सी। ठीक है। कम्युनिटी ए जहाँ पर लोकेटेड है, ये अपना मान लो कि घर वगैरह बनाकर ये रह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। ये यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह उगा रहे हैं, यहाँ से कुछ इनके पास कुछ सोर्सेज हैं इरिगेशन वगैरह के, कुछ भी है। इसके बाद लेकिन एक जोग्राफिकल बैरियर आ जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यूज़ करा है, माउंटेन यहाँ पर एक जोग्राफिकल बैरियर की तरह काम कर रहा है। उसके बाद फिर एक दूसरी कम्युनिटी रह रही है, कम्युनिटी बी। फिर कोई रिवर आ गई बीच में, अगेन एक ये एक जोग्राफिकल बैरियर है। ठीक है। फिर कम्युनिटी सी। तो ये एक दूसरे से ऐसे सेपरेटेड थी। अब देखो क्या होता है, जैसे आशिमा, अलंकृता और मैं, हम लोगों को मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है। अगर हम तीनों का घर एक दूसरे से अलग है, तो वो क्या चीज़ अलग है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या, एक दीवार का डिस्टेंस है। लेकिन एक दीवार का डिस्टेंस होने की वजह से क्या हम सबके घर में, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे कस्टम्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, पहनावा सब बदल जाएगा सिर्फ एक दीवार के अंदर होने से? ऐसा तो नहीं होता ना, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है। सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी को अगर आप कंबाइन करो, एक सोसाइटी कभी भी एक दीवार के गैप से बदल जाती है क्या? कोई कस्टम, रिचुअल वगैरह कोई एक दीवार एज अ बैरियर की वजह से बदल जाती है क्या? एक रूम के डिफरेंस से, एक रूम के फासले से बदल जाएगी क्या? एक ब्लॉक के फासले से, कि आपका ब्लॉक सामने है, मेरा ब्लॉक उसके सामने है, उससे बदल जाएगी क्या? आप दूसरी गली में रहते हो, मैं तीसरी गली में रहता हूँ, आशिमा पहली गली में रहती है, तो इससे बदल जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं होता। जोग्राफिकल बैरियर काफ़ी बड़े एक मात्रा में किलोमीटर तक फैलने चाहिए, ताकि वो एक तरीके से सेपरेट कर दे। जैसे मतलब मान लो कि डिफरेंस इतना हो जाए कि आज के टाइम में स्टेट और स्टेट के बीच में, जैसे मतलब मान लो कि डिफरेंस आ गया, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाना चाहिए लोकेशन वाइज। ठीक है। यहाँ पर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जब भी एक जोग्राफिकल बैरियर कोई भी बड़ा आता था, और आता उस टाइम पे नहीं, मतलब कभी भी ये कहीं पर भी आता है, तो क्या होता है, इन लोगों ने, कम्युनिटी ए वालों ने अपने खुद की प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, कस्टम्स, ये सब डेवलप कर लिए, जो कि कम्युनिटी बी से काफ़ी ज़्यादा अलग थे। ये मैच नहीं करते थे कम्युनिटी बी से। ऐसे ही कम्युनिटी बी के खुद के प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स और कस्टम्स थे, जो कि कम्युनिटी से सी से मैच नहीं करते थे, वो अलग थे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लिखा भी हुआ है मैंने क्लियरली, सेपरेट होने की वजह से और डिवीजन होने की वजह से हर एक कम्युनिटी में, ड्यू टू जोग्राफिकल बैरियर, हर एक कम्युनिटी ने अपनी खुद की सोशल लाइफ इवॉल्व कर ली, खुद की सोशल आइडेंटिटी इवॉल्व कर ली, खुद का कल्चर इवॉल्व कर लिया, खुद के कस्टम्स, खुद के प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स वगैरह, जिसकी वजह से सिटी स्टेट्स इमर्ज होती है। अभी तक वो एक कम्युनिटी थी, कम्युनिटी ए, लेकिन यहाँ पर एक जोग्राफिकल बैरियर आया, फिर कम्युनिटी बी, अगेन एक जोग्राफिकल बैरियर आया, फिर कम्युनिटी सी। लेकिन इन तीनों के रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, सोशल लाइफ, सोशल हैबिट्स, कुछ भी चीज़, सोशल प्रैक्टिसेस, ये सब एक दूसरे से अलग थे। और रीज़न सिर्फ एक ही था, बार बार यही बोलूँगा, जोग्राफिकल बैरियर की वजह से। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से डिस्टेंस बहुत था इनमें। यही तो डिफरेंस आज देखने को मिलता है ना। क्या कश्मीर और कन्याकुमारी के लोग आपको सेम दिखेंगे क्या? सारे रिचुअल, सारे कस्टम, सारे हैबिट्स में, बताओ। क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हम दिल्ली वाले कस्टम्स, रिचुअल प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं क्या? बताओ। नहीं ना। डिफरेंस तो यहाँ तक बदल जाता है। आप दिल्ली से हरियाणा चले जाओ, यहाँ पर भी वो डिफरेंस हो जाता है। कितना ज़्यादा डिफरेंस कस्टम्स, हैबिट्स वगैरह के बीच में हो जाता है। आप राजस्थान चले जाओ, ठीक है, और आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो, वहाँ से राजस्थान चले जाओ, पहनावे में, बोली में, खाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है ना। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते अगर आप रिलेट कर पाए हो, तो यहीं पर सिटी स्टेट से इमर्ज हो गए। मतलब एक कम्युनिटी जो थी ना, अपने, ध्यान से सुनना, एक कम्युनिटी जो थी, वो अपने खुद के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस इवॉल्व करने की वजह से वो एक सेटल्ड लाइफ बिताने लग गई वो कम्युनिटी वहीं पर, कि उनके फिक्स रिचुअल्स, कस्टम्स वगैरह वो जो थे ना, जनरेशन बाय जनरेशन आगे ट्रांसफर होते चले गए।
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया था कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को उसी एरिया में रहते हुए, उसी जोग्राफिकल एरिया में रहते हुए, और कई बार तो कुछ सैकड़ों सालों तक ये जानते भी नहीं थे कि पहाड़ के उस तरफ कोई और भी बस्ती बसी हुई है, कोई और भी लोग रह रहे हैं। तो इन सब के एक सिटी स्टेट्स इमर्ज होकर आ गए। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक सिंगल सिटी स्टेट देखने को नहीं मिलेगा आपको एशियंट ग्रीस और रोम में, रेदर मल्टीपल सिटी स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? पहले बताओ, कोई दिक्कत? बताओ। ठीक है, लिखते भी रहना अगर जो भी इंपॉर्टेंट लगे ना, आशा में लगे, ठीक है, लिखते रहना। आप पहले पढ़ चुके हो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी नया मिले उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक कम्युनिटी जो इस टाइम पे एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम में रह रही थी, वो अब ऑब्वियस ही बात है, कम्युनिटी या कोई भी फैमिली भी हो, अपने आप को कैसे रेगुलेट करती है। हमारे घर पे भी तो नियम होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं नॉर्म्स, रिटन या फिर अनरिटन रूल्स। कभी कभार जब हम बिगड़ने लग जाते हैं तो बोल के समझाया जाता है, हमें डांट के। कभी कभार वो अनकहे होते हैं कि पापा की आंखों से शांत हो गए, हम सिर्फ उन्होंने आंखें दिखाई, है ना। घर पे भी तो आने के और ऐसे नियम होते हैं ना। आप इस टाइम पे अगर अभी मान लो कि अगर मान लो कि इस टाइम पे अभी 12-1 बज रहे हो, मैं आपको बुला थोड़ी ना सकता हूँ कि मतलब यार आज चलो घूमने चलते हैं, कुछ खाकर आएंगे, आइसक्रीम खाकर आते हैं, गोलगप्पे खाकर आते हैं। आप कहोगे कल कर लेंगे, कल शाम को मिलना। अभी नहीं, अभी रात काफ़ी हो गई है, पापा मम्मा अलाउ नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी इन्होंने कम्युनिटी जब एक टाइम से बड़ी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह रही थी, उसकी जनरेशन बाय जनरेशन जब इवॉल्व हो रही थी, तो इन्होंने अपने बड़े सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो थे वो इवॉल्व करें, ताकि ये अपने आप को इफेक्टिव तरीके से गवर्न कर सकें, और जो उस कम्युनिटी के जो सिटीजन्स थे उनकी लाइफ को एक प्रॉपर वे में रेगुलेट कर सकें। अब प्रॉपर वे में रेगुलेट करने का यहाँ पर पता है क्या मतलब है? देखो, हर एक कम्युनिटी, हर एक नेशन, हर एक मोहल्ला गली वगैरह ये चाहते हैं कि वहाँ पर ना यूनिफॉर्मिटी वाली प्रैक्टिसेस, कस्टम्स और रिचुअल्स फॉलो हों। इसकी वजह से पता है क्या होता है? जब भी यूनिफॉर्मिटी होती है ना, किसी के बीच में ना किसी भी तरीके का डिस्प्यूट या फिर क्लैश देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल यार, जैसे एक बात बताओ अलंकृता, हम सब नॉनवेज खाते हो, फिर हम में से मैं क्यों ज्ञान दूंगा आपको कि अंडा नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, गलत बात होती है ना। कोई डिस्प्यूट की कोई बात ही नहीं है। हम सबके एक ही पहनावा, रहन सहन, बोली, ठीक है, कल्चर, सब कुछ सेम है, घर का एनवायरनमेंट सेम है, पेरेंट्स ने जो हमारी पेरेंटिंग करी है वो सेम है, तो हमारे बीच में क्लैश क्या होगा? अब ये जो चीज़ मैंने बोली ना, ये मैं सोसाइटी में आपको पढ़ाऊंगा। ये चीज़ हमें एक तरीके से ना साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देती है। कैसे? जैसे मतलब मान लो कि आशमा आपका घर यहाँ पर है और अलंकृता आपका घर यहाँ पर है, इतने डिस्टेंस पर, मतलब मान लो कि 3 घरों का फासला है, मतलब मान लो, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों का बोलचाल और आपकी फैमिली का बोलचाल हमेशा रहेगा, ठीक है, सेम वे में। मतलब वो आप मिलोगे और आपको एक सोशल कंफर्टनेस फील होगी। सिमिलरली दिल्ली वाले अगर बाहर जाकर किसी स्टेट में दिल्ली वालों से मिले, आप मान लो हम तीनों जाकर अलग अलग उसमें गए हैं, अलग अलग टाइम पर गए हैं, हमें नहीं पता कब गए, लेकिन हम तीनों जाकर कॉमन जगह एक आंध्र प्रदेश में टकराए एक दूसरे से, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन फील होगी कि नहीं होगी? किसी जर्नी या किसी ट्रिप पे आपने देखा होगा, हम देखते हैं यार वो दिल्ली वालों, यार वो उस पर गाड़ी पे डीएल लिखा हुआ है, दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है, तो इनसे पूछ लेते हैं कहाँ तक जा रहे हैं, रास्ता समझ में नहीं आ रहा, ये हमारी हेल्प कर देंगे, हम इनको फॉलो कर लेते हैं, इनके पीछे अपनी गाड़ी लगा लेते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा ट्रिप में? ऐसे ही जब किसी और कंट्री जाओ, देखो मैंने क्या बोला, पहले मैंने गली की बात करी, फिर मैंने स्टेट की बात करी। अब अगर बाहर की कंट्री में अगर आप किसी इंडियन से मिलो, एक इंडियन और दूसरे इंडियन अगर वो मिल रहे हैं, अगेन एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन फील होती है, सोशल कंफर्टनेस फील होती है। ऐसे ही ये कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे ना, लोगों की लाइफ को रेगुलेट करने लग गए, ताकि एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी आए। और यूनिफॉर्मिटी जब भी आती है ना सोसाइटी लेवल पे, आप हमेशा याद रखना, पर्सन को हमेशा सोशल कंफर्ट, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, और उसके सोशल डिस्प्यूट और क्लैशेस टोटल तरीके से अवॉइड हो जाते हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ मिलती है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन एंड पीसफुल लाइफ। और हर एक पर्सन सोसाइटी में रहने वाला यही चाहता है, ठीक है। जब सिटी स्टेट्स इवॉल्व होती चली गई, और नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ रहा हूं मैं, जब सिटी स्टेट्स इवॉल्व होती चली गई और इस तरह के रूल्स बनते चले गए, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस बनते चले गए, तो जो एंटायर जो पूरी की पूरी जो कम्युनिटी थी वो इफेक्टिव तरीके से गवर्न होने लगी, और उनकी लाइफ इफेक्टिव तरीके से रेगुलेट होने लगी, जिसकी वजह से कंसेप्ट इमर्ज होकर आता है पॉलिटी का। अब ये पॉलिटी क्या होता है? सिटी, हमें ये दिख रहा है सिटी स्टेट से इमर्ज होकर आया कंसेप्ट पॉलिटी।
तो कैसे इमर्ज होकर आया, क्या मतलब होता है इसका? देखो, पॉलिटी शब्द का कोर एम या फिर इसका मेन मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव होता है, इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे रेगुलेशंस और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाना। ठीक है, अभी आप इसको छोड़ दो, एंशिएंट ग्रीस एंशिएंट रोम को। पॉलिटी का बेसिक मतलब ये होता है कुछ इफेक्टिव तरीके से ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाना जिसकी वजह से एक प्रॉपर कम्युनिटी को, कम्युनिटी ए मान लो इसको, एक प्रॉपर कम्युनिटी को, एक प्रॉपर सोसाइटी को, एक प्रॉपर नेशन स्टेट को इफेक्टिव तरीके से जब रूल करा जाए, इसको कहते हैं पॉलिटी। अगेन आप जब पॉलिटी का मतलब मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, यहां पर भी एक मेन चीज यूनिफॉर्मिटी की नहीं आ गई? बताना जरा, क्यों आशिमा लंगड़ता? आई कि नहीं आई यूनिफॉर्मिटी वाली बात? कि मतलब एक कम्युनिटी को कॉमन तरीके से, मतलब उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, एक सोसाइटी के लिए सबके लिए कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन, और एक पूरे नेशन स्टेट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब कहने का मतलब मेरा ये भी है, देखो, पॉलिटी किसी भी लेवल पर आ सकता है। वो एक गली मोहल्ले लेवल पर आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ सकता है, स्टेट लेवल पर आ सकता है, कंट्री लेवल पर आ सकता है, और एक इंटरनेशनल लेवल पर भी आ सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर कैसे? कॉमन रूल्स रेगुलेशंस वगैरह रूल करने वाले, अगर मैं बोलूं यूएन का चार्टर है कि नहीं है, बताओ? प्रॉपर देश का कैसे? हर एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? स्टेट लेवल पर कैसे? स्टेट के लॉज होते हैं कि नहीं होते? ये चीज। और सोसाइटल, गली मोहल्ले वाले लेवल पे कैसे? कुछ नॉर्म्स होते हैं कि नहीं होते एवरीडे लाइफ को चलाने के लिए? ये चीज है। बताओ, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये जो एशियन ग्रीस और एशियन रोम में जिस तरीके से रूल्स रेगुलेशन और जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जब ये डेवलप होते हैं ना, और जिनका मकसद होता है, ध्यान से सुनना, इनका ये डेवलप क्यों हो रहे हैं भाई? क्यों डेवलप हो रहे हैं? डेवलप इसलिए हो रहे हैं, इनका मकसद ये है कि लोगों के लिए अच्छी जिंदगी मतलब देना। अब अच्छी जिंदगी कहाँ से आएगी? अच्छी जिंदगी आएगी, अगेन मैं बोलूंगा, यूनिफॉर्मिटी से। अभी मैंने काफी बार इसके बारे में बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, कि जब एक सारे रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, सोशल लाइफ, जब सब में एक कॉमननेस, एक सब में जब एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है, तो कोई किसी से क्यों भिड़ेगा? क्यों भिड़ेगा? क्यों सोसाइटी में तहलका मचेगा? मान लो हमारे यहाँ मेन लड़ाई ना हिंदू मुस्लिम्स की चलती रहती है ना? मान लेते हैं आशिमा, अगर हम एक ऐसे ब्लॉक में रह रहे हैं जो कि आपका ब्लॉक है, मैं मुस्लिम, आप मुस्लिम, अलंकृता मुस्लिम, डिस्प्यूट का कोई भी एक चारा उठता है क्या हमारे बीच में? बताना जरा, कुछ भी हो सकता है क्या डिस्प्यूट कैसे भी करके? अगर एक रिलीजियस टर्म्स में बात करूं अगर मैं, तो नहीं ना? लेकिन तब क्या होगा, अगर एक गली के अंदर 5 घर मुस्लिम्स हैं, मतलब 5 घर हिंदुओं के हैं, 5 घर क्रिश्चियंस के हैं, 5 घर सिखों के हैं, किसी ना किसी वे में क्लैशेस या फिर एक दूसरे को प्रवोक करने का पॉइंट उठ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा होता है, उठ सकता है। समझ गए बात मेरी? बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो इनका मकसद क्या था? अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलिटी आई कहाँ पर, सबसे पहले वो आती है एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम में। मकसद क्या था? लोगों के लिए एक अच्छी लाइफ सिक्योर करना, सिटीजन्स के लिए यानी कि कम्युनिटीज के लिए एक अच्छी लाइफ सिक्योर करना, जो कि आ सकती है फॉलोइंग द यूनिफॉर्मिटी इन प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, कस्टम्स, लॉज एक्सेट्रा। ठीक है, अब एक फैक्ट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम में एक बात आप याद रखना, कि यहाँ पर कोई हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता था पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ के बीच में। ठीक है, यहाँ पर कोई बेसिक डिफरेंस नहीं था। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। देखो, आज के ज़माने में, आज की दुनिया में है क्या, ऐसा जनरली बिलीव करा जाता है कि आपकी जो श्रद्धा है, जो आपका फेथ है, जो आपका धर्म है, और दूसरे जो आपके स्फीयर्स हैं, वो आपके प्राइवेट लाइफ का हिस्सा है ना। कि आप घर पे कुछ भी करो, आप मेडिटेशन करो, आप पूजा करो, आप पूजा ना भी करो, ठीक है, आप किसी की माला जप रहे हो, आपका पूरा परिवार हिंदू है लेकिन आप नमाज पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका पूरे परिवार मुसलमान है, आप फिर भी गुरुद्वारे वगैरह जाना प्रेफर कर रहे हो, चर्च जाते हो, ये आपका प्राइवेट लाइफ का हिस्सा है। मानो धर्म में, ना मानो, कुछ भी करो, बस हाँ दूसरों के सेंटीमेंट को हर्ट मत करो। और वो भी ये चीज़ तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोलते हैं ना। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा हटाकर, क्योंकि अभी हम लोग यूनिवर्सल लेवल पे बात कर रहे हैं कुछ, तो ये सब कुछ आपकी प्राइवेट लाइफ का हिस्सा है। कि आप किसी में, आपकी किसी गॉड में, किसी चीज़ में अगर आपकी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी बहुत अच्छी बात है आपके लिए। धर्म मानते हो किसी भगवान में, किसी भगवान में ना मानते हो, जिसको घर वाले मान रहे हैं, आपकी आपके ऊपर है भाई सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेट है ना,
वो इंटरफेयर नहीं कर सकता प्राइवेट लाइफ में, आपकी प्राइवेट रेल्म में आते हैं, जैसे प्राइवेट रेल्म में जैसे फेथ और रिलीजन में। तो यहाँ पर आज के समय में तो हमें बहुत ज़्यादा ग्रेट अमाउंट ऑफ डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन, एक मिनट इसको नीचे कर देते हैं, हाँ, बिटवीन पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ, है ना, कि जो चीज़ पब्लिकली है वो भाई मंदिर वगैरह जाकर, जैसे अगर आपको मानना है नहीं मानना वो आपकी अलग बात है, कि आप एंट्री मतलब सब लोग गए हैं घर के मंदिर तो आपसे कह रहे हैं अंदर नहीं आओगी क्या, तो आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मतलब मेरे कोई आस्था नहीं है, या फिर आप घर वालों को रोक रोक के गाड़ियाँ रुकवाओ कि हाँ इस मंदिर चलते हैं मैंने बहुत नाम सुना है इसका। ये सब आपका पर्सनल बिल्कुल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ आपकी अलग अलग है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल अगर मैंने जो आपको दिया, इस तरीके का डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था और बिल्कुल भी विजिबल नहीं था एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम में। कहने का मतलब क्या है, सिंपल, पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ बिल्कुल सेम थी, ठीक है, बिल्कुल सेम थी। और सिर्फ एकमात्र जो ऑब्जेक्टिव, जो लक्ष्य था, जो एम था पॉलिटी का, वो ये था लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए एक अच्छी लाइफ सिक्योर करना, बस इस वजह से, ठीक है। अब मॉडर्न एरा में क्या है, हम लोग आज के टाइम में अगर ये बात करें, हमने एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम उसमें तो सीख लिया ये पॉलिटिकल वर्ड कहाँ से निकला है, पॉलिटी से निकला है। लेकिन आज के समय में कंटेम्प्ररी एज में कहाँ पर है ये वर्ड पॉलिटी या पॉलिटिकल। देखो, आज के टाइम में पॉलिटिकल का मतलब जो है ना, इट इज ओनली कंसर्न विद द यूज ऑफ पावर। पावर का इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी फिर बहुत सारी डायमेंशन आती है। हमारे टॉपिक है पीएसआईआर में ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये पावर का कंसेप्ट, पावर के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, डोंट वरी। लेकिन आज के टाइम में पॉलिटिकल वर्ड का कंसर्न जो है या उसका लेना देना जो है ना, वो यूज ऑफ पावर से लेना देना है उसका। पावर के बड़े सारे डायमेंशन होते हैं, मल्टीपल डायमेंशन। जैसे उसमें हम लोग पॉलिटी में ये क्वेश्चन करते हैं कि पावर का मतलब क्या, किसकी पावर किसके ऊपर, क्या पावर का मतलब ये है मैन की पावर दूसरे मैन के ऊपर, या फिर पावर का मतलब ये है कि पावर इंसानों की कुदरत के ऊपर, नेचर के ऊपर, क्या है मतलब पावर का, ठीक है। देखो, सारे मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पॉलिटिकल वर्ड को वाइंड अप करने के लिए एक पॉइंट को जो हम यूज करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर पॉलिटिकल भाषा की बात करें, वैसे हम लोग पीएसआईआर के अंदर मैंने आपको बताया अभी, पावर का एक पूरा हम लोग खोल कर रख देंगे पावर को कि होता क्या है ए टू जेड पावर का, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अंदर पावर का मतलब है, जो कंसेप्ट है यूज ऑफ पावर, इट इज जनरली अंडरस्टूड एज ह्यूमन बींग्स की दूसरे ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही माना जाता है। पावर इज कंसर्न विद द यूज ऑफ पावर बाय ह्यूमंस ऑन अदर ह्यूमन बींग्स, दैट इज पावर का लेना देना हमारे पीएसआईआर में जो हम आंसर लिखेंगे उसका मतलब ये इंटरप्रेट करवाना है हम एग्जामिनर को, मैन की पावर मैन के ऊपर। बात समझ में आई, बताओ, सारी चीजें क्लियर, कोई डाउट है, किसी भी तरीके कोई डाउट नहीं ना, पक्का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।